हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बिफोर यू। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल पर हम आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस फ्री में करवाते हैं और हर टॉपिक आपको पूरी डिटेल में करवाया जाता है, वो भी मेंस के लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे के क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x runs scored by a, y runs scored by b and z runs scored by c, then x ratio y is equal to y ratio z is equal to 3:2. If total number of runs scored by a, b, c is 342, the runs scored by each would be respectively. देखो, इस क्वेश्चन में उसने हमें x और y की रेशियो दी है, y और z की रेशियो दी है 3:2। पहले तो हमें यहाँ समझना है कि इस रेशियो का मतलब क्या है। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज कि x is to y दैट मीन्स 3:2, इन दोनों से कोई एक ही नंबर मल्टीप्लाइड है, राइट? तभी ये x is to y एक रेशियो में है ये नंबर्स। और x is to y 3:2 का क्या मतलब है? जब हम यहाँ पर कहते हैं कि x is to y हमारे पास 3:2 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो y है, जो x है, वो y से 1.5 टाइम्स है। ये भी तो मतलब हुआ ना, 2 से 3 यानी 3 जो है वो 2 का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। तो हम क्या कहेंगे कि x जो है वो y का 1.5 टाइम्स है या फिर 1.5 गुना है। इस रेशियो का ये मतलब है। इसी तरह से उसने हमें y रेशियो z दिया है, वो भी क्या है कि z जो है, सॉरी, y रेशियो z मतलब y जो है z का 1.5 गुना है या फिर 1.5 टाइम्स है। अब जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन दे रहा है और ऑप्शंस में उसने x, y, z के तीनों के अलग अलग रन्स हमें प्रोवाइड किए हैं, तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते? हम अगर ये चेक कर लें कि किस ऑप्शन में ये जो रेशियोज हैं सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम उसको आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, सीधा करने की बजाय इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो और बहुत इजी है। चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 144 x के रन्स, 96 y के रन्स और 64 क्या है, z के रन्स। अब हमें क्या चेक करना है, x के रन्स y से 1.5 गुना होने चाहिए, राइट? दैट मीन्स कि 96 का 1.5 गुना 144 है। हाँ, बिल्कुल है। अब अगर आपको ये सीधा सीधा नहीं पता चल रहा कि ये 1.5 गुना है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 96 का आधा करो, 48, 48 का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है ना? 48 का 2 गुना तो होना चाहिए 96 और 48 का 3 गुना होना चाहिए 144। इस चीज को लिखकर बताती हूँ। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 144, 96 और क्या है, 64। ठीक है, तो ये चीज 1.5 गुना होनी चाहिए, 1.5 टाइम्स। ठीक है, ये चीज भी 1.5 टाइम्स होना चाहिए। जिस ऑप्शन में हमें ये दोनों चीजें सेटिस्फाई मिलेंगी, हम कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारी आंसर हो सकती है या फिर है। ठीक है, आप चेक करो, आप ये 2 और 3 की रेशो में होने चाहिए, यानी ये 2 हिस्से होने चाहिए, ये 3 हिस्से होने चाहिए। अब ये 2 हिस्से कैसे बनेंगे, पहले इसका आधा करो यानी 32, 32 का दुगुना 64, 32 का 3 गुना 96। सेटिस्फाइड, यहां तक सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, क्या इसमें भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है? 96 का आधा 48, 48 दुगना 96, 48 का 3 गुना 144। दैट मीन्स यहाँ भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा एक आंसर हो सकती है, एक पॉसिबल आंसर बन गई है। ठीक है, आगे चेक करते हैं कि क्या कोई और ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास बी है। अब देखो, इसने एक और कंडीशन दी है हमारे पास। इसने एक कंडीशन दी है कि ए बी सी के टोटल रन्स क्या होने चाहिए, 342 होने चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि हमें पता लगा कि ये ऑप्शन जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम साथ ही साथ इसको दूसरी कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम श्योर हैं कि हमारा आंसर यही है। और अगर कंडीशन दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम
कहेंगे कि ये ऑप्शन आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आंसर तभी होगी जब वो क्वेश्चन में गिवन हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये नहीं है कि दो कंडीशंस है या तीन कंडीशंस है तो उसमें से कोई एक या दो उठा के सेटिस्फाई हो गई, नहीं, क्वेश्चन की हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये वाली ऑप्शन हमारा आंसर है। तो हमने देखा हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि टोटल रन्स 342 होने चाहिए। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अब बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करने बैठेंगे, नहीं मत करो, टाइम लगेगा। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे कि क्या हमारी जो 342 है, क्या हमें ये वाली लास्ट डिजिट मिल रही है। इन तीनों की लास्ट डिजिट्स को ऐड करने से क्या हमें ये वाली लास्ट डिजिट मिल रही है। अब 6 4 10 और 4 14, तो लास्ट डिजिट इसके हिसाब से क्या आएगी 4, 14 की लास्ट डिजिट 4, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट 2 आएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर नहीं है, हमें अगली ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन में वो कहता है 162, 108 और 72। इस कंडीशन में इसमें देखो अब इजी है, देखो इजी है, पहले हम क्यों ना कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लें कि जिसमें हमारी लास्ट डिजिट्स को ऐड करके कि 2 आ रहा है, क्योंकि वो आसान है चेक करना। हमें हर हर मोमेंट में हमें टाइम बचाना है, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि 1.5 गुना चेक करने से भी ज्यादा आसान है कि पहले लास्ट डिजिट चेक करो ऐड करके कि क्या वो 2 आ रही है। तो इस ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 2 8 10 और 2 12, तो यहाँ पर कितने हुए 12 और लास्ट डिजिट 2 है, दैट मींस ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकती है। अब हम साथ ही साथ इसमें दूसरी कंडीशन चेक करके देखते हैं। दूसरी कंडीशन मतलब 72 जो है और 108 जो है उनका रिलेशन क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। 72 का आधा करो 36, 36 दूनी 72, 36 या 108, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें मतलब x और y के रन्स में यही कंडीशन सेटिस्फाई करो, क्या है 162 और 108, 108 का आधा 54, 54 का 3 गुना 162, सिंपली हो गई हमारी कंडीशन चेक। तो दैट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं एक ही ऑप्शन में, तो अब ये ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये फाइनल आंसर है। अब बाकी दोनों ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तब तक एक पॉसिबल आंसर था। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई होते ही, क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्शन फाइनल आंसर है। अब आगे की कंडीशंस हम चेक नहीं करेंगे, आगे की ऑप्शंस हम चेक नहीं करेंगे, ये आंसर हो गई है। और यहाँ पर देखो हमने इस क्वेश्चन में दो चीजें सीखी कि आसानी से 1.5 टाइम्स कैसे निकलेगा, 1.5 गुना कैसे होगा किसी चीज का, और देखो और तीसरा हमने सीखा कि लास्ट डिजिट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से भी जो हमें लगेगा कि हम इजीली हम जल्दी चेक कर सकते हैं उस कंडीशन को पहले चेक करो, क्योंकि हो सकता है कोई ऑप्शन ऐसी हो जिसका टोटल लास्ट डिजिट हमें 2 दे ही नहीं रहा, 342 का 2 वो नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन तो सीधी सीधी बाहर है, चेक करना आसान हो गया ना और भी। तो ठीक है, इस तरीके से हमें चलना है और बड़ी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। अब जैसे देखो आपको एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में है हमारे पास 189, 189, 126 और क्या है यहाँ पर 64, 64 इट्स 84, राइट। अब देखो 1.5 गुना चेक करना कितना आसान है। अब इसको स्प्लिट करके चेक करेंगे, कैसे करेंगे स्प्लिट करके, 84 का 1.5 गुना अगर नहीं पता चल रहा है, 84 का आधा करने में भी दिक्कत आ रही है, इसको फिर से स्प्लिट करो, कैसे करो, देखो इसको हम लिख सकते हैं 80 + 4, ठीक है, दैट मींस 80 का 1.5 गुना 120, 80 जमा उसका आधा 40, तो 120, 80 का या फिर 8 का 1.5 गुना 12, 4 का 1.5 गुना 6, सीधा सीधा अगर ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 8 है ये 4 है, ठीक है,
अब ये इसका 1.5 गुना हो गया, मल्टीप्लाई 1.5, 6 हो गया। अब ये जो चीज है ये इसका 1.5 गुना हो गई, 12, यानी मल्टीप्लाई 1.5। देखो कितना आसान हो गया 1.5 गुना चेक करना भी, क्योंकि जो बच्चे एटलीस्ट बिगिनर्स हैं उनको तो ये करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ कोई चीज की कैसे करनी है। 4 का 1.5 गुना 6, 8 का 1.5 गुना 12, बहुत आसान है चेक करना। दूसरा मेथड क्या था कि इसका आधा करो, ठीक है, 84 का आधा 42, 42 दूनी 84, 42 दिए 126, 3:2 की रेशियो में हो गया। सेम मेथड आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। 6 का 1.5 गुना 9, 12 का 1.5 गुना 18। 1.5 गुना का मतलब क्या है कि पूरी वो वैल्यू वन टाइम ऐड करो प्लस उस वैल्यू का आधा ऐड करो। जैसे 12 का 1.5 गुना निकालना है तो उसमें 12 ऐड करो और 6, 12 का 1.5 गुना क्या होगा, 12 प्लस 12 का आधा यानी 6, यानी 18। आगे से 1.5 गुना निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये तो बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है, अभी ऐसी बहुत सी चीजें हमें सीखनी बाकी हैं। किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, ये देखो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल तो करके चले गए, लेकिन एक बहुत अच्छी पॉलिसी हमें सिखा दी, डिवाइड एंड रूल। अब ठीक है, वो हमें किसी को सप्रेस करने के लिए लोगों पर यूज नहीं करनी है, लेकिन हाँ हम अपने मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। डिवाइड करो किसी चीज को, स्प्लिट करो और फिर उस पर रूल करो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आधा उसको स्प्लिट किया 2 टर्म्स में, 8 का 1.5 गुना 12, 4 का 1.5 गुना 6, कितना आसान है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि 3 कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं हमारे पास, और फर्स्ट और सेकंड की रेशियो हमें अनुपात क्या गिवन है, 8:9। सेकंड और थर्ड का अनुपात हमें गिवन है 3:4। तो प्रोडक्ट बताना है हमें पहली और तीसरी संख्या, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज गिवन। क्या गिवन है, पहली और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट हमें 2400 गिवन है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स का हमें सम बताना है, एक्चुअल सम कितना है। तो पहली और दूसरी, ए बी और सी, पहली का रेशियो हमें दिया है 8:9, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो अनुपात क्या है, 8:9। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 3:4। ये चीज हमने की थी शुरू में, रेशियो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है सिंपल, ए और बी की रेशियो गिवन है, बी और सी की, ये तरीका बताया था आपको लिखने का, लेकिन कहा था कि माइंड में ही करना है। शुरू में हो सकता है 2-4 बार आप कॉपी में करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन उस चीज को दिमाग में नहीं, दिमाग में क्या बिठाना है, माइंड में कैसे करना है इन चीजों को। अगर सिंपल नंबर्स है तो बहुत इजीली माइंड में हो जाएगा। हाँ, अगर वैल्यूज कुछ बड़ी आ जाती हैं तो आप लिख के भी कर सकते हो। फिर ये नहीं सोचना है कि मैं माइंड ही लगाता रहूं, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, टाइम बचाना है, ठीक है। अगर छोटी वैल्यूज है माइंड में करो, अगर बड़ी वैल्यूज है तो लिख के करो, और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना होता है, इस b की वैल्यू को, क्योंकि b की हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, b अगर एक अकेला है तो इसकी वैल्यूज भी सेम होंगी, एक ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम इस b की वैल्यू को एक ही बना लेते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 9 से, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम करेंगे कि मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 9 से, तो क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी 27, ठीक है ना, ये वैल्यू बन जाएगी 27, राइट। बड़ी वैल्यू बन गई, बड़ी वैल्यू बन गई ना। तो अब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सिंपल चीजें गिवन है, क्या करेंगे हम, देखो इस क्वेश्चन में हम बहुत आसानी से इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 गिवन है, राइट। इसको हम सीधा सीधा अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो ये 9 बन जाएगा ना, ये b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9, और 9 ही यहाँ पे है। हमारा तो मतलब क्या था कि दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसी के लिए मल्टीप्लाई करते थे।
लेकिन हमारे एक ही इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे बराबर वैल्यूज हो गई हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कह सकते हो कि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमारी बराबर वैल्यूज हमें चाहिए थी बी की, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो क्या वैल्यूज आए फाइनल? 8, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू क्या आई? 4 3 12। अब ये हमारे पास आई फाइनल रेशियोज ए बी और सी की। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट, ठीक है, गुना, उनके गुना का क्या आता है आंसर? 2400 आता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे अकॉर्डिंग वही चीज की फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि अभी ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं। तो 12 को 8 से करेंगे तो हमारे पास आता है 96। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और नोट करनी है, 96 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि वो जो फैक्टर है, वो जो एक नंबर है, इस रेशियो के तीनों नंबर से मल्टीप्लाइड है। यानी यहाँ पर भी कोई x वैल्यू मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर भी कोई x वैल्यू मल्टीप्लाइड है। ठीक है, मल्टीप्लाइड यहाँ पर भी है, ठीक है ना, तभी रेशियो बनेगी। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट? हमें क्या चाहिए? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो 12 8 96 और साथ में ये वाली वैल्यूज भी 2 बार मल्टीप्लाई होंगी ना, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जो आएगा वो इस तरह का दिखना चाहिए, राइट? 96 एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप एक्स यूज करो, लेकिन ये समझाने के लिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा जो हमारी वैल्यूज आएंगी, इनका प्रोडक्ट जो आएगा। और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है हमारे पास वो गिवन है 2400। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या आया? 96, राइट? जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो है 2400 और हमारे अकॉर्डिंग क्या आता है? 96 आता है। अब क्या करेंगे? इसको काटो, दिख ही रहा है ये तो 25। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे फैक्टर आएगा, जो हमारा यहाँ पे फैक्टर आएगा वो एक्चुअल फैक्टर क्या होएगा? इसका अंडर रूट होएगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं ऐसी जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है पर यहाँ पे मल्टीप्लाइड हैं। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ऐड होगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा फैक्टर आएगा वो कैसा होगा? उसका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको हमें अंडर रूट लेंगे तो हमें फाइनल फैक्टर मिलेगा हमारा, कि फाइनल फैक्टर हमारा क्या है? 5 है, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों जगह था प्रोडक्ट में। ठीक है, अब फाइनल फैक्टर जब हमने ले लिया है 5 हमारा आ गया, तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि क्या पूछा उसने? सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का सम पूछा है। तो 12 8 20 और 9 29। हमारे अकॉर्डिंग सम क्या है? 29 है, लेकिन हर चीज क्या होगी? 5 गुना होगी। तो 29 पंजे 145। ठीक है, 29 पंजे 145। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, 29 पंजे कैसे निकाला? 30 पंजे 150, 150 में से 5 माइनस करेंगे 145। आसान हो गया ना? 29 पंजे नहीं पता, लेकिन क्या है? 30 पंजे 150 और 150 में से 5 माइनस करो 145। पहुंच गए? तो 145 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। नो डाउट ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे अंडर रूट क्यों किया, क्योंकि दो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी हमारे यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में थी। तो जो हमारा यहाँ पे फैक्टर निकल कर आएगा उसका हमें अंडर रूट करना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे फाइनल फैक्टर पे, कि फाइनली ये चीजें देखो, x और x यहाँ पर दो जगह मल्टीप्लाइड है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है ना, यही चीज है। अब दोनों 5 है, दैट मींस ये दो जगह मल्टीप्लाइड है, यानी कि जो ये वैल्यू आई थे इसमें दो 5 थे हमारे पास, दो x थे, लेकिन हमें एक ही x चाहिए। एक ही x चाहिए ना, कि कौन सा x यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा और फिर हमारे पास वो फैक्टर आएगा जो कि यहाँ तीनों से मल्टीप्लाइड है, दैट इज 5। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब हमें उसने क्या कहा है कि स्पीड दी है हमें 3 रेसर्स की, 3 धावक हैं, उनकी गति का अनुपात 3, 4, 6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीनों की हमें गति दी है और कहा है कि समान दूरी को तय करें तो उनके समय का अनुपात कितना होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी इज इक्वल टू गति गुना समय। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें सबको मालूम है, यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब सीधे इस क्वेश्चन को निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, नहीं फॉलो करना है वो चीज, जो आपको बता रही हूँ वही चीज दिमाग में बिठानी है। राइट, कैसे, 3, 4, 6 हमें स्पीड की रेशियोज क्या गिवन है, 3, 4 और 6। ठीक है ना, अब उसने कहा है कि समान दूरी, इस पॉइंट को ध्यान से नोट करो, समान दूरी। ठीक है, तो क्या हम एक ऐसा नंबर मान लें जो कि इन तीनों का एलसीएम हो, इन तीनों का एलसीएम हो, या फिर हम ये कहें कि इन तीनों का कोई ना कोई वो मल्टीपल है। अगर आपको एलसीएम अभी क्लियर नहीं है तो हम सीधा कह के चलेंगे कि इन तीनों का कोई मल्टीपल हो वो नंबर। राइट, और लीस्ट मल्टीपल लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, इसीलिए एलसीएम की बात आई। ओके, तो इन तीनों का एलसीएम अगर अभी निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो हम एलसीएम आगे करेंगे। अदरवाइज इसका, ये तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, इनका तो हमें दिख ही रहा है कि लीस्ट मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा। दूसरी भाषा में जो इन तीनों की टेबल में आता है। ठीक है, इस नंबर को अगर हम अपनी दूरी मान लें, उसने कहा कि समान दूरी है, इस नंबर को हम अपनी दूरी मान लेते हैं जो कि तीनों के लिए समान है, तो फिर देखो, अब यहां से 3 चौके 12, राइट, यहां से 4 तिये 12, यहां से 6 दूनी 12। ठीक है, क्या यही हमारी टाइम की रेशो नहीं आ गई, यही तो हमारी टाइम की रेशो है, 4:3:2। ठीक है ना, उसने कहा था कि समान दूरी है, हमने अपने हिसाब से मान ली कि वो दूरी 12 है, इन तीनों का एलसीएम लेके। ठीक है, अब हमने देखा कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है ये दूरी, तो फिर 4, 3 और 2, दैट मीन्स टाइम की रेशो क्या है, 4:3:2। यही हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल इस मेथड से करना है ये क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं लगेगा, और इससे भी सिंपल कैसे कर सकते हो। अगर आपको यहाँ भी ये वैल्यू निकालने में मुश्किल आ रही है फिलहाल के लिए कि ये 12 कैसे आया, 12 एलसीएम क्यों लिया, तो देखो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में चेक करो, ऑप्शंस तो हमारे सामने हैं, फर्स्ट ऑप्शन से चेक करो, 3, देखो मैं बताती हूँ, ये है 3, 4 और 6, और 3, 4, 6 ऐसे ही गिवन है, 3, 4, 6, ये तो हमारी है स्पीड की। ठीक है, और टाइम की हमें क्या दे रखी है, 3, 4, 6 फर्स्ट ऑप्शन में, ये है ऑप्शन ए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में यहीं पे मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 9, 4 4 16, 6 6 36, 9 16 और 36, क्या ये बराबर दूरी आ रही है, नहीं आ रही, अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं तीनों, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। अब बी ऑप्शन में उसने क्या दिया है, बी ऑप्शन में उसने दिया 6 4 3, 6 4 और 3। ठीक है, अब यहां पर करो, 3 6 18, 4 चौके 16, 6 3 18, तो 18 16 और 18 इसमें भी दूरी समान नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर ये भी टिपिकल लग रहा है, वैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो फिर हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन तो आसानी से कर सकते हैं ना, ये तो हम आसानी से देख सकते हैं कि तीनों एक समान आने चाहिए, नहीं आ रहे तो नहीं है आंसर। तीसरी ऑप्शन है 4 3 और 2, सी ऑप्शन। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 12 12, तीनों की दूरी समान है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो पहले मैंने आपको आसान बताया, आसान से भी आसान मैंने आपको बताया। ठीक है ना, दोनों मेथड्स बहुत आसान हैं,
थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चीजें आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बिठा दूंगी कि आपको पेन और कॉपी उठाते हुए तो आलस आने लगेगा। ठीक है ना? आप कहोगे कि पेन और कॉपी तो हमें चाहिए ही नहीं है, हम ओरली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, सिर्फ इनको नहीं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से आपको मैथ्स करवा दूंगी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ वो कहता है कि गिरिलाल, हरिराम और शेखर, तीन लोग हैं हमारे पास। गिरिराम सैलरी क्या है, 11/7 है हरिराम के कंपैरिजन में, और शेखर की है 3/4 टाइम्स हरिराम के कंपैरिजन में। तो हमें अनुपात बताना है गिरिलाल की सैलरी का और शेखर की सैलरी का। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही रेशियो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है, सेम चीज है। गिरिलाल और हरिराम की हमें सैलरी दी हुई है 11/7 टाइम्स। दैट मीन्स गिरिलाल की अगर हम 11 मानेंगे, हरिराम की 7। देन उसने कहा है शेखर और हरिराम, शेखर और हरिराम की सैलरी है 3/4 टाइम्स। शेखर की 3 तो हरिराम की 4। वही गिरिलाल, शेखर, हरिराम। गिरिलाल की 11 तो हरिराम की 7। शेखर की 3 तो हरिराम की 4। ठीक है, वही चीजें हैं, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो हर बार ये बीच में आता था, इस चीज में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, हरिराम दोनों में कॉमन है, लेकिन वैल्यू अलग है। इन दोनों को इक्वल बनाना है। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही रेशियो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लास्ट में उसने पूछा है गिरिलाल और शेखर के वेतन का अनुपात। ठीक है, गिरिलाल और शेखर के वेतन का अनुपात पूछा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इक्वेट करने के काम आएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, देखो इसको 4 से करेंगे 44, इसको 7 से करेंगे 21, इसका कोई यूज नहीं है, तो सीधे सीधे यहीं पे आ ही गई 44 और 21। ए ऑप्शन हमारी आंसर है। आ गई ना यहाँ पे, इसीलिए कह रही थी कि माइंड में ही करना है, इसका यूज ही नहीं है। 4 गुना 11 44, 7 गुना 3 21। ठीक है, इसको इक्वेट करने के लिए आ गई यहाँ से सैलरी, कुछ नहीं करना था, आंसर यहीं पे आ गया हमारा। और दूसरी बात देखो, एक और चीज हम इसमें बता सकते हैं, अगर आप क्लियर कर पाओगे तो। यहाँ पर देखो गिरीलाल की सैलरी जो है, जो उसने फाइनल हमसे आंसर में पूछी है, वो हमें दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल आएगी। ठीक है, और जो शेखर है वो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या ऐसी कोई और ऑप्शन है जिसमें गिरीलाल की सैलरी 11 का मल्टीपल है और शेखर की सैलरी 3 का मल्टीपल है? नहीं, ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी कि हमें इसे इक्वेट करना पड़े। हम सीधा सीधा यहां से भी देख सकते थे कि गिरिलाल की सैलरी 11 का मल्टीपल है और शेखर की सैलरी 3 का मल्टीपल है, तो हम सीधा सीधा यहां से आंसर कर सकते हैं। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा पॉसिबल है, और किसी में नहीं है कि जिसमें थर्ड ऑप्शन है उसमें पहला 11 का मल्टीपल है तो, लेकिन दूसरा जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल आंसर है ऑप्शन ए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था, और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:7 हो जाता है। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दैट मीन्स देखो जो क्वेश्चन में पूछा होता है, ये तो क्लियर है ना कि ऑप्शन में वही चीज हमें गिवन है, उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है। दैट मीन्स कि अब हमें आंसर में ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, उनकी प्रेजेंट एजेस दी हुई है, राइट। तो अब यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, बहुत सिंपल है। कैसे? देखो उसने कहा कि 4 साल पहले उनकी रेशियो का अनुपात, उनका अनुपात होगा आयु का 2:3। ठीक है, अब इसको या तो हम इसी तरह चेक करें कि दोनों को 4 साल पहले ले जाएं और दोनों को 4 साल बाद लेके आए, फिर उनकी 4 साल पहले की रेशो चेक करें कि क्या वो 2:3 है, और 4 साल बाद की चेक करें कि क्या वो 5:7 है। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन इसमें भी देखो आप चारों ऑप्शंस को चेक करोगे और एक ऑप्शन को आपको 4 साल पहले 4 साल बाद दो तरीके से चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
इसको भी हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखिए। कैसे? अब देखो, दो के मल्टीपल तो क्वेश्चन आंसर में ऑप्शंस में कई सारे मिल जाएंगे, इसी तरह पांच के मल्टीपल भी कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, दो और पांच के मल्टीपल्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन देखो, यहां पर हमें उसने क्या कहा कि 4 साल पहले, 4 years ago, 4 साल पहले उनकी उनका अनुपात है 2:3। ठीक है, इसको देखो, और 4 years later उनका अनुपात है 5:7। अब इसको देखो, तो क्या हम सीधा सीधा बी की एज को उठाएं? ठीक है, बी की प्रेजेंट एज गिवन है, दोनों की ही प्रेजेंट एजेस गिवन है ऑप्शंस में। बी की प्रेजेंट एज को उठाओ और उसमें से 4 साल माइनस करो, अगर वो 3 का मल्टीपल आता है, ठीक है, और 4 साल प्लस करो अगर वो 7 का मल्टीपल आता है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो ऑप्शन हमारा आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो नहीं, वो ऑप्शन आंसर नहीं है, नेक्स्ट को चेक करेंगे। लेकिन जिस भी ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, 100% टू 100% वही आंसर है, किसी भी तरह कैसे भी चेक करके देख लो आप। अब चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, 40। ये शायद आपको विजिबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, 2:3, 5:7। ठीक है ना, अब ये विजिबल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में डी की एज 40, 4 साल पहले 36, 3 का मल्टीपल है, 4 साल बाद 44, 7 का मल्टीपल है, नहीं है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर नहीं है। अब चले बी पे, बी में क्या है, 48, 48 4 साल पहले 44। ठीक है, 44 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो यहीं पे नो, यहीं पे खत्म, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन 56, 56 में 4 साल पहले 52, 3 का मल्टीपल है, हाँ, नहीं, सॉरी, तीसरी ऑप्शन है 56, डी की एज है 56, 56 में से 4 साल पहले 52, क्या 3 का मल्टीपल है 52? नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर ये ऑप्शन भी खत्म। अब बचा डी, डी में क्या है, 52 है, 52 में से 4 गए, 4 साल पहले की 48, 3 का मल्टीपल है, और 52 में 4 साल प्लस करेंगे 56, 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डी ऑप्शन इज द आंसर। राइट, कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड डन। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ चीजों को। देखो, फ्री कोर्स में आपको इतनी डिटेल में कोई भी आपको चीजें नहीं करवाएगा, मैं कोई पेड कोर्स फिलहाल शुरू नहीं कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे से इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, एग्जाम्स भी पास में हैं, और बहुत, देखो, सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ रेशो में काम आने वाली हैं चीजें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेस चैप्टर है, इसमें जो चीजें आपको सिखा रही हूँ आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। रेशो तो आपकी पूरी मैथ्स का बेस तैयार कर रहा है, इसलिए बहुत 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 जरूरी है इनको बहुत अच्छे से सीखना। ठीक है, इन चीजों को, क्योंकि एकदम तो मैं आपको सारे चैप्टर्स नहीं करवा पाऊंगी, इनको अगर आप कुछ चीजें सीख पा रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में कुछ चीजों का यूज कर सकते हो। जैसे कि किसी का मल्टीपल उठाना, सीधे आंसर पे पहुंच गए, लास्ट डिजिट चेक करना, ठीक है ना, ऑप्शन से कैसे हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, फाइनल आंसर पे, तो काफी चीजें मैं ऐसे सिखा सकती हूँ जो आप कहीं भी रैंडमली किसी भी चैप्टर में आप यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एजेस पर है, एजेस का चैप्टर हम सेपरेटली भी करेंगे, पूरा चैप्टर है आपके पास, उसमें हम बहुत अच्छे से और चीजों को भी क्लियर करेंगे, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रेशो पर डिपेंड है, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें ये बोलता है कि यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है,
ठीक है, यानी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है इतना और उनकी आयु का गुणनफल है 1000, राइट। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, यानी ऑप्शंस में जो हमें गिवन है वो पिता की आयु है और 10 साल बाद की वो आयु है। बहुत से बच्चे ऑप्शंस करते वक्त, ऑप्शंस को यूज करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चीज क्वेश्चन में हमें पूछी है ऑप्शन में ऑब्वियस है कि वही चीजें गिवन है। तो ऑप्शन में क्या गिवन है कि पिता की आयु गिवन है और 10 साल बाद की आयु गिवन है। अब फिर से ऑप्शन उठाते हैं, उठाओ पहला ऑप्शन दैट इज 50। 50 अगर 10 साल बाद की है तो वर्तमान आयु 40। पहला ऑप्शन उठा रहे हैं हम, 50 गिवन है, 10 साल पहले की आयु हो गई 40, -10 करेंगे, 10 साल पहले की आयु क्या हो गई 40। अब अगर 40 पिता की आयु है, वर्तमान आयु है, तो बेटे की आयु कितनी होगी, 5:2 है ना, 5:2 में। तो ये अगर 40 है तो बेटे की कितनी होगी, 8 गुना, इसका 8 गुना यानी 16। ये उन दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, ये उन दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है ना। यही चीज तो की है, ये 5:2 में कहा है, उनकी वर्तमान आयु कितनी रेशो में है, कितने अनुपात में है, 5:2 में। अगर पिता की आयु हमें पता लग गया है कि 40 है, दैट मीन्स 8 गुना है, तो बेटे की भी 8 गुना होगी, यानी उसकी वर्तमान आयु 16 है। अब कहा है उसने कि इनका प्रोडक्ट चेक करो, क्या इनका प्रोडक्ट 1000 है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 16 चौके 64, 640 है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। उसके बाद वो कहता है बी ऑप्शन को चेक करो, बी ऑप्शन में है 60, राइट। बी ऑप्शन में है हमें 60, 10 साल बाद की पिता की आयु, तो 10 साल और वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 50, ठीक है। 50 अगर इसकी है तो ये कितना हो गया, ये 5:2 में है, तो बेटे की आयु कितनी हो गई 20। ये फादर की, ये सन की प्रेजेंट एज, ठीक है ना। फादर की प्रेजेंट एज 50, बेटे की प्रेजेंट एज 20। अब क्या इनका गुणनफल है 1000, हाँ बिल्कुल है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो बस यही ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि इस ऑप्शन ने क्वेश्चन में गिवन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, दैट मींस ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ, क्या ये चीजें आप माइंड में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, हर एक बच्चा कर सकता है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो बिगिनर्स नहीं हैं, जो पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सीखने के लिए यहाँ बहुत चीजें हैं। डिटेल में मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए बच्चों के। पेड कोर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट्स करवाने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री कोर्स में दे रही हूँ। और जो बच्चे अभी 1-2 साल से, या उनको थोड़ा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, 3 महीने 2 महीने हो गए हैं, तो देखो इन कॉन्सेप्ट्स को सीखो। और अगर आपने पहले सीखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे हैं तो इनको सीखना ही पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अपने गोल तक ले जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है इनको सीखना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें मैं आपको आने वाले हर चैप्टर में बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात है 5:6। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 7:8। तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं लिख रहे। देखो उसने कहा कि 2 साल बाद का अनुपात ये है। अब सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो प्लस करके देखो। देखो 5 में 2 प्लस करो तो वो 7 आ रहा है, 6 में 2 प्लस करो तो वो 8 आ रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज हमें गिवन है ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये ओरिजिनल वैल्यूज ही हैं, तभी तो ये कंडीशन इस तरह से सेटिस्फाई हो रही है। 5 + 2 7, 6 + 2 8, यानी ये रेशो वैल्यूज ही हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें कहा है कि 12 साल बाद जब हमें एक्चुअल एजेस ही मिल चुकी हैं, उनकी वर्तमान आयु पता चल चुकी है, हमें प्रेजेंट एज हमारे पास है,
तो सीधे सीधे दोनों में 12-12 ऐड करो और आंसर आ जाएगा। अब उनकी वर्तमान आयु है, एक की 5 है, एक की 6 है। 5 जमा 12 17, 6 जमा 12 18। दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो अनुपात क्या है? 17/18। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। सीधे सीधे उसने सीधा नहीं कहा कि ये उनकी वर्तमान आयु है, 2 साल बाद ये है और 12 साल बाद बताओ। अगर ऐसे कहता तो फिर तो कोई भी कर देता, ठीक है। लेकिन अब उसने थोड़ा सा रेशो में दे दिया तो हम रेशो के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मांग रहा हो, सीधा बता रखा है कि 2 साल बाद इतनी है और 12 साल बाद बताओ। तो इसलिए दिमाग को एक्टिव रखना है, कहीं भी किसी भी तरीके से वो हमको हिंट जरूर देता है। क्वेश्चन में ही हिंट प्रेजेंट होता है कि कैसे आंसर तक पहुंचना है। बहुत बहुत कम क्वेश्चंस में वो हमसे कैलकुलेशन करवाएगा, अदरवाइज आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हमारे पास है कुछ रुपी, पैसा और कॉइन्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कई बार। तो ये क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इजीली हैंडल कर सकते हैं हम इनको। उसने कहा कि 378 कॉइन्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। उसमें क्या है कि 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन्स है। टोटल 378 है मनी हमारे पास। उसमें जो हमारे पास हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। whose values are in the ratio of 13:11:7। अब उसमें देखो वैल्यूज, यानी जितने 1 रुपए के सिक्के हैं उसको अगर मनी में कन्वर्ट करें तो वो एक 13 का मल्टीपल बनता है, राइट। इसी तरह 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उनको कितने हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कितनी मनी है 50 पैसों के सिक्के से, वो है 11 का मल्टीपल। 25 पैसे की कितनी मनी है, वो है 7 का मल्टीपल। और टोटल कितनी है? 378 कॉइन्स है। यहाँ दो चीजें हमारे पास, दो तरीके से वो बात करता है। एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, एक उन कॉइन्स की वैल्यूज, ठीक है, कि 50 पैसे मिलकर कितना बना रहे हैं, 25 पैसे मिलकर कितना बना रहे हैं और 1 रुपया मिलकर कितना बना रहे हैं। दो चीजों की बात करेगा इस क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। अब है कि हमें बताना है 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं। अब क्वेश्चन में पूछता भी वो दो ही चीजें हैं, या तो पूछेगा कि 50 पैसा के कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक पूछेगा कि 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, या पूछेगा कि 50 पैसा से कितनी मनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। दो तरीके से ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो वैसे सीधा ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है 50 पैसा के कॉइन्स और 50 पैसा के कॉइन्स हमें दिख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल आंसर में ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन सा है? 132। 11 का मल्टीपल है 11 गुना 12, 132। तो हमें इस क्वेश्चन में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ए ऑप्शन आंसर है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और 11 का कोई ना कोई मल्टीपल 100, जैसे इस क्वेश्चन में है 132, वो ही आंसर होगा, ठीक है। अगर दो हो जाते तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती, कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड, इतने में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, वो इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन ऐसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार उसने कहा कि हमारे पास टोटल रुपीज है 225, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें भी 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, राइट। अब कहता है उनकी नंबर की, कॉइन्स की नंबर की रेशो क्या है, 8:5:3, ठीक है, कहा उसने। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यूज गिवन था कि उनकी वैल्यूज की रेशो क्या है, कितनी मनी वो अलग अलग से बना रहे हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशो ऑफ देयर नंबर्स, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं हर वैल्यू के, उसकी रेशो हमें यहाँ पे गिवन है। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स हमें इसमें बताने हैं। अब 1 रुपी है 8, अगर हम इसको मल्टीपल से करने की कोशिश करें तो 1 रुपी कॉइन्स कोई 8 का मल्टीपल होगा,
लेकिन 8 के मल्टीपल्स तो मुझे यहाँ पे 2 3 दिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर नहीं हो सकता ये तो, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते। हमारा क्या तरीका रहेगा, अब उसने कहा 1 रुपये 8:5:3, ये है 1 रुपी, ये है 50 पैसा के कॉइन्स और ये है 25 पैसा के कॉइन्स। अब देखो एक चीज कि उसने क्या कहा है, टोटल रुपीज हमारे पास 225 है, राइट। तो हम हमेशा इसी चीज को लेकर चलेंगे कि अगर उसने टोटल वैल्यू हमें दी है तो हम अपनी एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हम हर बार निकालते हैं अपने मॉडल में, अपने फ्रेमवर्क में अपनी एक अनुमान लगाकर एक वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे हिसाब से टोटल मनी कितनी आ रही है, क्योंकि हमें टोटल यहाँ पर मनी ही गिवन है, दो सेम चीजों का ही तो कंपैरिजन होगा ना, इसलिए अब हम यहाँ पर टोटल मनी निकालेंगे। अब उसने कहा कि 8 कॉइन्स हैं, क्योंकि ये नंबर की रेशो है, ठीक है ना, कितने नंबर हैं, कितने कॉइन्स हैं, 1 रुपया के, 50 पैसा के और 25 पैसा के। तो अब हमें इनसे वैल्यू पे पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू गिवन है, वैल्यू को ही वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो हम इनकी वैल्यू पे पहुंचेंगे कि कितनी मनी ये बनाते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब 1 रुपया के अगर 8 कॉइन्स है हमारे पास, तो कितनी मनी बनी, 8 रुपए बने, ठीक है। अगर 50 पैसा के हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, तो कितनी मनी बनी, 2.5 रुपए बने। अगर 25 पैसा के 3 कॉइन्स हैं, तो कितनी मनी बनी, 75 पैसा बने, ठीक है। तो टोटल मनी हमारे पास अब कितनी बनी, 8 और 2 10, 10.5, 10.5 और 75 पैसा, 11.25 रुपए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, हमारे पास टोटल मनी कितनी आई, 11 रुपए 25 पैसे, लेकिन ये हमारी फ्रेमवर्क की वैल्यू है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। यहां से हम निकालेंगे फैक्टर कि कितने से ये, किस फैक्टर से ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाइड है। फैक्टर कैसे निकलेगा, ओरिजिनल वैल्यू जो हमें गिवन है 225 बटा में 11.25, ठीक है। अब देखो ये कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, हमें हमेशा वो सिंपल वैल्यूज ही देकर जाता है। कोई ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन एक्चुअली करनी पड़ती है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 10 बाय 10, दिमाग में करना है ये भी, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन सिंपली आपको दिमाग में करनी है ये चीजें। 225 मल्टीप्लाई 10 और ये क्या हो जाएगा, 112.5, ठीक है। अब ये और ये, क्या ये इसका दुगना नहीं है, 100 का दुगना 200, 12.5 का दुगना 25, फिर वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, 100 का दुगना 200, 12.5 का दुगना 25, सीधा सीधा ये जो वैल्यू है ये इसकी दुगनी है, ठीक है। तो 2 गुना 10, हमारा फैक्टर क्या आ गया, 20 आ गया। दैट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज अब 20 गुना है। पूछा क्या है उसने, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यही है, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी, 8, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचने के लिए हमें उससे करना पड़ेगा 20 से गुना, 8 गुना 20 160, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है या वैल्यूज गिवन है उनकी, दो चीजों, एक तो रेशियो में गिवन होगी और एक आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी होगी। जो एक्चुअल चीज दे रखी है उसी को हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो, उसी चीज को, और फिर दोनों को कंपेयर करो, फैक्टर निकालो, और वो उसके बाद जो चीज पूछी है, बाकी से तो मतलब ही नहीं है। 1 रुपए के सिक्के पूछे थे, हमारे अकॉर्डिंग 8 थे, हमें पता चला कि 20 गुना एक्चुअल वैल्यूज है, 8 गुना 20 160, सीधा आंसर, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन भी है, वो भी देखते हैं कैसे कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब टोटल रुपए उसने 11 लिए हैं, एक बैग में 11 रुपए हैं, किस फॉर्म में, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं उसमें,
अब कहता है किस रेशो में है, कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 4:2:5। इस बार उसने कॉइन्स की रेशो दी है अगेन, ठीक है, 4:2:5। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स बताने हैं। पहले तो हम अगर डायरेक्ट मल्टीपल होगा तो सीधा आंसर आ जाएगा, लेकिन 50 पैसा कॉइन्स क्या है, 2 है, रेशो में 2 है, तो 2 के मल्टीपल तो सारे ही हैं, यहां से तो आंसर नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, 4:2:5, ठीक है। अब उसने कहा 1 रुपया के 4 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है ना ये, तो 1 रुपया के 4 सिक्के, यानी मनी में कन्वर्ट करें तो ये 4 रुपए। फिर वो कहता है कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपया यहां से मिला हमें। फिर वो कहता है 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, दैट मीन्स 50 पैसे हमें यहां से मिले, ठीक है। टोटल मनी 5.5 रुपए, इतनी तो मनी है उसके बैग में हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक्चुअली फैक्टर क्या होगा, कितने गुना है, 11 दे रखी है हमें एक्चुअल वैल्यू, इसको ये वैल्यू थी, ठीक है, उनकी कॉइन टोटल वैल्यू थी, तो वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा 5.5। ये तो सीधा सीधा है कि दुगना है, ठीक है, यानी एक्चुअल जो मनी है उसके पास हमारे फ्रेमवर्क से दुगनी है, हमारे मॉडल से दुगनी है वो मनी, ठीक है। उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है 50 पैसा कॉइन्स, तो हमारे अकॉर्डिंग वो 2 थे, हमारे अकॉर्डिंग वो 2 कॉइन थे, लेकिन हमें पता चला कि एक्चुअली वो दुगने हैं, दैट मीन्स 2 गुना 2 4, 4 सिक्के हैं उसके पर्स में 50 पैसे के, 4 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है, ठीक है। 2-3 टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस में इसी तरह से वो पूछेगा, कभी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो देगा, कभी आपको उनकी वैल्यूज की रेशो देगा, ठीक है। जो भी एक्चुअल चीज गिवन होगी वही हमने कैलकुलेट करके निकाल लेनी है अपने हिसाब से, वहां से फैक्टर निकालेंगे और फिर उसको गुना कर देंगे जिस भी चीज का उसने फाइनल आंसर में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन था, थोड़ा अलग से टाइप का है, ये देख लेते हैं क्या है। 2 असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। 2 नंबर है हमारे पास, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, उसमें से जो छोटी संख्या है उसका आधा हमें घटाना है दोनों में से, तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुना है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। कैसे होगा, अब देखो यहाँ भी हम ऑप्शन से बड़े अच्छे से बड़े सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। उठाओ 2:1, पहली ऑप्शन है हमारे पास 2:1। अब उसने कहा छोटी संख्या का आधा करो, यानी 0.5, ठीक है, दोनों में से माइनस करो, माइनस करो 0.5, माइनस करो 0.5, यही तो कहा है ना उसने, कितना रह गया 1.5, कितना रह गया 0.5, दोनों की रेशो 3:1, ठीक है। वो रेशो नहीं है, उसने क्या कहा है 5 गुना की रेशो चाहिए, दैट मीन्स ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक है। और ये करना नहीं है, कॉपी पे पेन नहीं चलाना है, माइंड में करना है, ये हो सकता है बहुत आसानी से हो सकता है। अब देखो बी ऑप्शन, बी में क्या है 3:2, इसका आधा 1, दोनों में से 1 माइनस करेंगे, ये 2 और ये 1, ये 2:1 की रेशो है नहीं, ठीक है। अब तीसरी ऑप्शन उठाओ 3:1, 1 का आधा 0.5, दोनों में से 0.5 माइनस करो, 2.5 रेशो आधा, यही आएगा 3:1 की रेशो है, दोनों में से माइनस करेंगे तो ये इसका आधा माइनस करेंगे तो 0.5 और ये आ जाएगा 2.5, ये बन गई 5:1 की रेशो बन गई है, ठीक है ना। 5:1 यही चाहिए थी कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 5 गुनी होगी, तो वो आंसर है, ये हमें मिल गया, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फाइनल आंसर 3:1, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है।
सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं आज के सेशन के, और बहुत सी नई चीजें भी आपने सीखी होंगी। तो वीडियो आपको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस तरह के कॉन्सेप्ट पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि एसएससी में इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम करवाए जाते हैं, राइट। बहुत से बच्चे आदत होती है कि उनको कॉपी में लिख लिख के करना है, क्योंकि टीचर्स करवाते इस तरह से हैं, राइट। लेकिन हमें वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करने हैं बिल्कुल भी। माइंड से खेलेंगे, माइंड से चीजों को करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।